हम्म, हमने जो अभी तक किया है वो किया है हमने चैप्टर 9 में एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या था? व्हेन एडी इज मोर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी हम मैक्सिमम प्रोडक्शन पे हैं और इस केस में क्या हो गया, एडी हमारी एएस से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो हम इस केस में प्रोडक्शन को और ज़्यादा नहीं कर सकते, इसीलिए इस सिचुएशन को हमने बोला एक्सेस डिमांड, और इसका रिजल्ट क्या रहेगा? इन्फ्लेशन में चले जाएंगे हम, यानी चीज़ें महंगी हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने एक्सप्लेन किया था कि इसका ग्राफ कैसे हम ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ में हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस पे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लिया, और वाई एक्सिस पे हमने एडी को रिप्रेजेंट किया। फिर इसके बाद हमने एक लाइन बनाई जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस। लाइन ऑफ रेफरेंस हमेशा एडी इक्वल्स टू एएस को मानकर बनाई जाती है, इसलिए हमेशा ये 45 डिग्री पर बनती है, ये हमेशा 45 डिग्री पर बनेगी। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद हमने एक बनाई एडी जो हमारे इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है, कि यानी इस पॉइंट पर हम हमारी एडी और एएस इक्वल हो जाएगी, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ये रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने एक्चुअल एडी को रिप्रेजेंट किया। एक्चुअल एडी हमारी एएस से इक्विलिब्रियम से ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते, इसीलिए ये डिमांड हम मीट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो गैप हो गया इन दोनों के बीच में, ये क्या हो गया? हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। फिर हमने रीजन पढ़ा था कि रीजन क्या हो सकते हैं कि हमारी डिमांड ज्यादा हो जाए, एडी हमारी इंक्रीज हो जाए। तो पहला रीजन था इंक्रीज्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जब कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, फिर सेकंड था हमारा रिडक्शन इन टैक्सेस, जब टैक्स कम हो जाए, टैक्स कम हो जाएंगे तो सेविंग ज्यादा होंगी, सेविंग ज्यादा होगी तो हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे। थर्ड था इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हो जाए तो भी हमारे पास पैसे ज़्यादा बचेंगे और हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है सब्सिडी, इसको ये सब्सिडी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी मतलब सब्सिडी ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है हमें, हमें सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी तो हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा और अब हम ज़्यादा कंज्यूम कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो भी हमारी एडी इंक्रीज हो जाएगी। इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे तो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो हम अपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, इंडिया की डिमांड को। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जहां पर मनी सप्लाई में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए मनी सप्लाई, तो इससे क्या होगा कि इनकम ज़्यादा हो जाएगी सबकी और सब ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे। तो ये 7 रीजन थे जिसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो सकती है, इंक्रीज कर जाएगी। फिर हमने पढ़ा था कि इम्पैक्ट क्या होगा हमारा, एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हमने बोला आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट होगा? कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट तो पहले ही मैक्सिमम चल रहा है, उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। फिर सेकेंड है हमारा इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज नहीं होगी ना ही डिक्रीज होगी। क्यों नहीं होगा कोई भी इम्पैक्ट? क्योंकि जब आउटपुट ही इंक्रीज नहीं हो सकता तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा। फिर थर्ड हमने पढ़ा था जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल यानी चीजों के जो प्राइस हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशन की सिचुएशन में चले जाते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने अपना ये कंप्लीट किया था। आज हमें क्या करना है? आज हमें स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेम चैप्टर 9 का, डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड। ठीक है, अब बात करते हैं कि डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या होता है। तो डेफिसिट डिमांड का मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे एक्सेस डिमांड थी कि हमारी एडी ज्यादा हो गई थी हमारे एएस से, तो इस केस में क्या होगा? हाँ, व्हेन एडी बिकम्स लेस देन एएस, जब हमारी एडी
कम हो जाएगी एएस से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट डिमांड बोलेंगे। और इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज द सिचुएशन वेयर एडी इज लेस देन एएस corresponding to the full employment level of output। यानी यहाँ पर भी हमने फुल एम्प्लॉयमेंट किया हुआ है आउटपुट का, यानी हम मैक्सिमम प्रोडक्शन पे चल रहे हैं। और यहाँ पर क्या हुआ? एडी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है, एएस से। इसका रिजल्ट क्या होगा? जब एडी एएस से कम हो जाएगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी। हाँ, बहुत सस्ती हो जाएंगी, यानी हम मंदी में चले जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस उसका अपोजिट है। एक्सेस डिमांड का अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा, ठीक है, चीजें सस्ती हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो बेटा ग्राफ भी बिल्कुल वही रहने वाला है, बस उसमें हम क्या करेंगे? डिफ्लेशनरी गैप को शो करेंगे। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या शो करेंगे? हम इनकम को शो करेंगे, आउटपुट को शो करेंगे, या फिर एम्प्लॉयमेंट को शो करेंगे। इसके बाद वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे अपना एग्रीगेट डिमांड विच इज सी प्लस आई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? हम लाइन ऑफ रेफरेंस बनाएंगे। और लाइन ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एडी इक्वल्स टू एएस। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम एक एडी बनाकर दिखाएंगे इक्विलिब्रियम के लिए। तो हमने बोला कि ये हमारा एडी है इक्विलिब्रियम वाला, तो ये हो गया एडी फर्स्ट। ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी डिमांड पूरी तरह मीट कर जाएगी, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक्चुअल एडी, यानी एक्चुअल में एडी क्या है हमारी। तो एक्चुअल में एडी, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड का केस है, तो एक्चुअल एडी हमारी कम ही रहेगी इक्विलिब्रियम से, ठीक है। और इस गैप को हमने क्या बोला? इस गैप को हमने नाम दिया डिफ्लेशनरी, ठीक है। ये हमारा हो गया डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। यानी इस गैप के अंदर चीजें हमारी सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो डेफिशिएंट डिमांड के रीजन क्या होंगे, यानी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन ही क्यों हम फेस कर रहे हैं, तो इसके रीजन के बारे में बात करते हैं। डेफिशिएंट डिमांड, सर जब टैक्सेस लो हो जाएंगे, जब टैक्सेस हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, लो नहीं हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, यानी इंक्रीज इन टैक्सेस। अगर सेविंग्स हम कम हो बात जाएंगे। करें तो जो हमने एक्सेस डिमांड की रीजन के बारे में बात की थी, अगर हम उनके अपोजिट बात करें तो वही क्या हो जाएगा हमारा? रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। इस पूरे रीजन का अपोजिट हम कर देंगे, जो इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज कर देंगे, तो फिर रीजन किसके आ जाएंगे? हमारे डेफिशिएंट डिमांड के रीजन आ जाएंगे। तो सेकंड क्या होगा हमारा? डिक्रीज इन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी हाँ, टू सेव। ज्यादा सेव करेंगे तो कंज्यूम कम करेंगे। एक्सेस डिमांड में क्या था? इंक्रीज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमने एमपीसी ज्यादा की। एमपीसी ज्यादा का मतलब एमपीएस हमारा कम हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा एमपीएस ज्यादा हो जाएगा, यानी हम सेव ज्यादा करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड क्या लेंगे? थर्ड लेंगे डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट जो हमारी फैसिलिटीज पे खर्चा कर रही है, अब वो गवर्नमेंट कम करेगी,
गवर्नमेंट कम खर्चा करेगी तो हमें अपनी फैसिलिटीज के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जिससे हमारी सेविंग्स कम हो जाएंगी और हम कम एग्रीगेट डिमांड करेंगे। ठीक है, हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर। आगे चलते हैं। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट में कम पैसे खर्च करने लगे तो भी क्या होगा? हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारा इंक्रीज इन इंपोर्ट। इंक्रीज इन इंपोर्ट का मतलब कि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में बाहर से, जिससे क्या होगा कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कम रह जाएगी और सप्लाई बहुत एग्रीगेट सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी। सिक्स्थ, डिक्रीज या फिर रिडक्शन इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के में भी हमने कमी कर दी, जिससे क्या हुआ? अब हमारे गुड्स बहुत ज्यादा हमारे पास बचे हुए हैं। गुड्स बहुत ज्यादा बचे हुए हैं तो क्या होगा? हमारी डिमांड के लिए वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो इस ये भी सिचुएशन क्या हो जाएगी? हमारी एडी कम रह जाएगी एएस से। सेवेंथ क्या होगा? क्या हम इसमें डेफिसिट फाइनेंसिंग लेंगे? नहीं, इसमें हम डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं लेंगे। तो ये 6 रीजन है जिसकी वजह से हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट ऑफ सर डेफिशिएंट डेफिशिट। फाइनेंस में ये हुआ है जो मतलब नोटबंदी के टाइम पे हुआ था कि मतलब सर्कुलेशन नोट्स का कम हो गया था हमारे देश में। तो नहीं नहीं बेटा, डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है कि जब बिना सोचे समझे सरकार नोट्स की प्रिंटिंग करने लग जाए, यानी जरूरत से ज्यादा इंक्रीज कर दे मनी सप्लाई। ओके सर। ठीक है, डेफिसिट का मतलब कि उनकी समझ में कमी है और उन्होंने ऐसे ही अंधाधुंध नोट छापने शुरू कर दिए, ये होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसमें वो केस नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब इनके इम्पैक्ट की बात करते हैं। अगर हम बात करें आउटपुट की, इफेक्ट फर्स्ट पे बात करते हैं। इफेक्ट ऑन आउटपुट क्या होगा बताओ? आउटपुट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इससे बढ़ जाएगा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा बोलो? कम हो जाएंगी सर एम्प्लॉयमेंट। हम्म, सर कम हो जाएंगी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट हमारी कम हो जाएगी, यानी डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक प्राइसेस है, भी फॉल हो जाएंगे, जनरल प्राइस विल फॉल। सॉरी, आउटपुट भी हमारा डिक्लाइन ही करेगा। डिक्लाइन क्यों करेगा? ठीक है, इसको समझते हैं। हमारी सिचुएशन क्या है? हमारी सिचुएशन है एएस ज्यादा है और एडी कम है, तो एएस हम कम करेंगे ना, यानी अपने आउटपुट कम करेंगे, तो इसलिए हमारा आउटपुट डिक्लाइन करेगा। आउटपुट डिक्लाइन करेगा तो हम एम्प्लॉयमेंट भी कम कर देंगे, क्योंकि जब यस प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमारा प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, एक्सेस डिमांड के केस में तो हम मैक्सिमम आउटपुट पर थे, इसलिए हम उसको बढ़ा नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो हमें कम करना है ना, तो यहाँ पर तो यस हम डिक्रीज कर सकते हैं। अब आते हैं यस। थर्ड पे, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल पे क्या इम्पैक्ट आएगा? सर डिक्लाइन हो जाएगा। हाँ, जनरल प्राइस लेवल हमारा डिक्लाइन कर जाएगा, यानी अब हम डिफ्लेशनरी सिचुएशन में जा रहे हैं, तो चीजें हमारी सस्ती होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या डिफरेंस होगा हमारा एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में। चलो, सामने क्लियर है? यस तो सर। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है इट रेफर्स टू द सिचुएशन, एक्सेस डिमांड की बात कर रहा हूँ। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस। और डेफिशिएंट डिमांड क्या होगा? एडी इज लेस देन एएस। सेकंड पॉइंट है
एक्सेस डिमांड में हम इन्फ्लेशनरी गैप पर चले जाएंगे और डेफिशिएंट डिमांड में हम डिफ्लेशनरी गैप पर चले जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट, इट इंडिकेट्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ऊपर जाने की हमें जरूरत पड़ती है एक्सेस डिमांड पे। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, हमें इक्विलिब्रियम से भी कम आउटपुट करना पड़ता है अपना, ठीक है। यस सर। इसको समझेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर ये एक्सेस डिमांड का केस है। अब हमें इक्विलिब्रियम को ऊपर ले जाने की जरूरत पड़ेगी ना, यानी इस पॉइंट पे जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, हमें नीचे आने की जरूरत पड़ती है, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट में आने की जरूरत पड़ती है, अंडर इक्विलिब्रियम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट अकर्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर, यानी एक्सेस डिमांड क्यों आता है, क्योंकि हमारा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसीलिए। और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्यों आती है, क्योंकि इसमें शॉर्टेज ऑफ एक्सपेंडिचर हो जाती है, इसमें हम खर्चा कम करते हैं, इसीलिए डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ जाती है। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि किस किस चीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक्सेस डिमांड में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, ये दोनों कम हो जाएंगे, आउटपुट कम होगा तो हम एम्प्लॉयमेंट भी कम कर देंगे, हम फालतू लोगों को हटा देंगे अपने बिजनेस से। सबसे लास्ट था कि इन्फ्लेशन हो जाएगा एक्सेस डिमांड में, चीजें महंगी हो जाएंगी, और डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, हमारा डिफ्लेशन हो जाएगा, यानी चीजें जरूरत से ज्यादा सस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, बिल्कुल इजी है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सेस डिमांड के क्या हमारे रीजन होंगे, डेफिशिएंट डिमांड के क्या हमारे रीजन होंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। अब इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक ये है कि अगर एक्सेस डिमांड है तो हम उसको किस तरह से ठीक करेंगे। ना ही एक्सेस डिमांड अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए और ना ही डेफिशिएंट डिमांड अच्छा है। तो अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में चल रही है, हमारी कंट्री में चल रही है, तो हम किस तरह से उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। इस बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, ठीक है। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हमें किन किन चीजों में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, पढ़ते हैं। तो एक्सेस डिमांड में सिंपल है, क्या करेंगे हम, गवर्नमेंट जो रीजन है एक्सेस डिमांड के उनको ठीक कर दो। यस। ये देखो, ये एक्सेस डिमांड के रीजन है, इनको ठीक कर दो, तो अपने आप हमारी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया था, इसको बढ़ा दो, इंक्रीज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ाया था, यानी सब्सिडी ज्यादा दे रही थी, इसको कम कर दो, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा था, इसको डिक्रीज कर दो। इंपोर्ट्स बढ़ा हाँ दो। हाँ, इम्पोर्ट्स बढ़ा दो, बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स कम को करो। कम कर दो, ठीक है। और फाइनेंस। यानी हाँ, डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी मनी सप्लाई कम कर दो, ठीक है, मनी सप्लाई को कम कर दो। तो मैं बात करता हूँ डेफिसिट फाइनेंसिंग की। अब हम वापस चले जाएंगे अपने मनी सप्लाई के चैप्टर में, सॉरी सेंट्रल बैंक के चैप्टर में। डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी मनी सप्लाई, कौन कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, कौन आरबीआई। इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, सिर्फ सर आरबीआई आरबीआई। ही इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो इसका मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कुछ मेजर्स होते हैं। मनी सप्लाई मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन याद आ जाएगा जैसे मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। कुछ मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला मेजर होता है हमारा क्वालिटेटिव कंट्रोल, ठीक है। सेकंड हमारा होता है क्वांटिटेटिव कंट्रोल, ठीक है। दो मेजर हमारे ये होते हैं।
क्वांटिटेटिव कंट्रोल में क्या आता है? क्वांटिटेटिव कंट्रोल में आता है बैंक रेट और रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन याद है? बोलो, ये सब याद आ रहे हैं कुछ? हमने सेंट्रल बैंक में ये सब कुछ किया हुआ है। ये सर बैंक रेट और रेपो रेट से याद आ गया सर। सर एक बार थोड़ा सा ओपन मार्केट के बारे में बता दो, क्या जाएगा। लीगल रिजर्व रेशो, ये सारी हाँ चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मनी यस सर। सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना। एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? दो मेजर होते हैं, या तो क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव। हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव में बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है वो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई जितने वो चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए। शॉर्ट टर्म लोन जो देता है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, उन पे जो इंटरेस्ट लेता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट हमारा होता है जो आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन देता है कमर्शियल बैंक को, उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, लॉन्ग ये टर्म। क्या हो गया हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। ठीक है, तो मुझे बता सकते हो कि इसको कम करेगा या ज्यादा करेगा? बोलो, क्या करेगा इसको? ज्यादा करेगा या कम करेगा? सर बढ़ा देंगे बैंक रेट को और इसको। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इसको भी इंक्रीज करेगा और इसको भी इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज हो जाएंगे तो लोन महंगे हो जाएंगे, लोन यस। महंगे हो जाएंगे तो एडी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, खर्चा हम कम करेंगे। अब बात आती है ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब कि आरबीआई सिक्योरिटीज इशू कर देगा। ठीक है, सिक्योरिटीज इशू करेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और उस सिक्योरिटी में कमर्शियल बैंक्स को कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ एक बार ओपन मार्केट ऑपरेशन। पता नहीं मैंने जब बताया था या नहीं बताया था, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। होता क्या है कि आरबीआई, जब आरबीआई को पैसों की जरूरत होती है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है। ठीक है, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कौन खरीदता है? बेटा इसको कमर्शियल बैंक्स खरीदते हैं, क्योंकि उनको खरीदना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। यानी कुछ परसेंटेज उनको इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू ऑल कमर्शियल बैंक्स टू इन्वेस्ट इन दीज सिक्योरिटीज। ठीक है, सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए मैंडेटरी होता है कि वो इन सिक्योरिटीज में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करे। एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर देता है आरबीआई, वो इन सारे कमर्शियल बैंक्स को इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू होती है या फिर वापस खरीद लेता है आरबीआई, तो फिर क्या होती है, इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। यस सर। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगा आरबीआई? कम सिक्योरिटीज कर। इशू करेगा या वापस खरीदेगा? बोलो। सर वापस ले लेगा, इन्वेस्टमेंट कम कराएगा। नहीं बेटा, वापस नहीं लेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कराएगा वो। यानी सेल करेगा, सेल ऑफ सिक्योरिटी करेगा। क्यों करेगा? किसको बेचेगा सिक्योरिटी? कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक्स के पास जब सिक्योरिटीज जाएंगी तो वो आरबीआई को पेमेंट करेंगे। यस आरबीआई को पेमेंट करने की वजह से उनके पास पैसे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यस। ठीक है, आरबीआई को पेमेंट करेंगे तो उनके पास अवेलेबल कैश कम हो जाएगा। अवेलेबल कैश कम होगा तो वो लोन कम दे पाएंगे। यस सर। लोन कम देंगे तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लीगल रिजर्व रेशो की, LRR।
लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है? इसके अंदर हमारे दो रेशो आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है CRR, कैश रिजर्व रेशो, और दूसरा होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, यस सर। ये दो आते हैं हमारे पास। वीडियो क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो क्या करेगा आरबीआई? इनको इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बोलो। आरबीआई चाहता है कि कमर्शियल बैंक्स कम लोन दे पाए, यानी मनी सप्लाई कम हो जाए, तो वो क्या करेगा? इन दोनों को वो इंक्रीज कर देगा। SLR और CRR को वो इंक्रीज करेगा, ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब ज्यादा पैसा लोन लोन में नहीं दे सकेंगे कमर्शियल बैंक। जब वो कम लोन दे पाएंगे तो फिर क्या होगा? लोगों की पास कंज्यूम करने के लिए पैसे भी कम रहेंगे, जिससे एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। क्लियर है ये पूरा पॉइंट? सर एक क्वांटिटेटिव मिनट। मेजर। सर आप 2 मिनट के लिए वेट कर सकते हो सर, कुछ पापा का बहुत जरूरी कॉल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कंट्रोल में आरबीआई क्या करेगा? वो एक्चुअल में यस। मनी सप्लाई को कम करना चाहता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या करेगा? वो बैंक रेट बढ़ा देगा, वो रेपो रेट बढ़ा देगा, LRR में CRR और SLR दोनों बढ़ा देगा, और ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज को सेल करना स्टार्ट कर देगा। सेल करेगा तो कमर्शियल बैंक्स को खरीदनी पड़ेंगी तो उनके पास पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वालिटेटिव कंट्रोल पर। क्वालिटेटिव कंट्रोल में क्या करेगा? तो इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहला है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। कुछ याद आया मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? यस सर। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब कि जितना हम प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं लोन लेने के लिए, उससे बहुत कम हमें लोन मिलेगा। इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और हमें 70 लाख का लोन मिल रहा है, तो जो यस तीस सर। लाख हमें कम मिल रहा है, ये मार्जिन कहते हैं इसको। तो क्या करेगा? मार्जिन को वो इंक्रीज कर देगा, जिससे हमें पहले से कम लोन मिलेगा। ठीक है, तो पैसे की कमी हो जाएगी हमारे पास और एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। फिर सेकंड है इसमें मोरल सुवेजन। मोरल सुवेजन, मोरल सुवेजन क्या होता है? मोरल सुवेजन में बेटा आरबीआई ये जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं इनमें कुछ नहीं करेगा, बस वो बैंक को एडवाइस देगा कि लोन कम दिया जाए। ठीक है, बस वो एडवाइस करेगा, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आरबीआई दादागिरी दिखाएगा, एक इंस्ट्रक्शन देगा, हाथ जोड़कर मेल करेगा कि ना कम लोन दो। ठीक है, तो बैंकों को मानना पड़ेगा, चाहे वो रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन बैंकों को मानना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करेंगे? लोन कम देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग में क्या होता है? इसमें सेक्टर्स को लोन की लिमिट दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आरबीआई बोलेगा कि जितने भी ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर को इतना, यानी लिमिट लगा देगा कि इससे ज्यादा लोन नहीं मिल सकता ऑटो सेक्टर्स को। ठीक है, इसी तरह इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज के ऊपर लगा देगा। टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर वो एक लिमिट फिक्स कर देगा। लिमिट फिक्स करने से क्या होगा? एक बार वो लिमिट पूरी हो जाए तो उससे ऊपर कमर्शियल बैंक्स लोन नहीं दे सकते उन सेक्टर्स को। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 पॉइंट। सबसे पहला क्या था? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट में मार्जिन को वो इंक्रीज करेगा। मार्जिन को इंक्रीज करेगा तो हमारी प्रॉपर्टी से बहुत कम लोन हमें मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद सर। सेकंड था हमारा मोरल सुएजन। मोरल सुएजन में बैंक आरबीआई क्या करेगा? बैंकों को एक मेल डाल देगा, एक एडवाइस देगा कि आप कम लोन देंगे। ठीक है, बैंक्स को ये बात माननी पड़ेगी, बैंक्स अपनी मर्जी नहीं चला सकते। ठीक है, फिर थर्ड था हमारा क्या? क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग में एक लिमिट फिक्स कर दी जाएगी कि इस सेक्टर को आप इतनी लिमिट से ज्यादा लोन नहीं देंगे। ठीक है, यानी लिमिट फिक्स कर दी जाएगी हर सेक्टर के लिए।
तो इस तरह से आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा और मनी सप्लाई को कंट्रोल करके वो एक्सेस डिमांड को भी करेक्ट कर देगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिशिएंट डिमांड। जैसे एक्सेस डिमांड को हमने करेक्ट किया, मेजर्स पढ़े, इसी तरह हम डेफिशिएंट डिमांड को भी तो करेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बोलो? डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए जो डेफिशिएंट डिमांड के रीजन होंगे, जो डेफिशिएंट डिमांड के रीजन होंगे, हम उनको ठीक कर देंगे। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड के रीजन क्या होते हैं? डेफिशिएंट डिमांड का रीजन होगा इंक्रीज इन एमपीएस, यानी एमपीएस बढ़ गया हमारा, इंक्रीज इन टैक्सेस। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन सबको हम उल्टा कर देंगे। यस सर। रीजन मेरे ख्याल से हमने लिखे नहीं है, हाँ जी। तो टैक्सेस को क्या करेंगे, कम कर देंगे, करेक्ट हो जाएगी। प्रोपेंसिटी टू सेव को डिक्रीज कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगी। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट कर को भी देंगे। इंक्रीज कर देंगे, इंपोर्ट को डिक्रीज कर देंगे, एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम मनी सप्लाई को भी इंक्रीज करेंगे। मनी सप्लाई इंक्रीज करने से क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल हो जाएगा और वो ज्यादा डिमांड करेंगे। मनी सप्लाई को इंक्रीज कैसे करेंगे, सिंपल है, अभी हमने क्या पढ़ा, ये मेजर्स पढ़े मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो हमने एक्सेस डिमांड कंट्रोल किया था। क्या हम डेफिशिएंट डिमांड को भी इन सारे मेजर से कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सिंपल है, जहां पर हम इंक्रीज कर रहे हैं वहां पर हम डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो ये था हमारा चैप्टर एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और जैसे सेंट्रल बैंक में हमने पढ़ा, तो उसके कुछ पॉइंट्स इसमें, कुछ नहीं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी इसमें सेंट्रल बैंक के हमें गिवन है और इस चैप्टर से क्वेश्चन भी आता है।